नमस्ते दोस्तों, प्रतिक्रिया देना मत भूलें और कहानी का भार। इस श्रृंखला की शुरुआत इस बात से होती है कि 10 वर्षों में पूर्व के संघीय साम्राज्य का पतन 5 महान पापों के हाथों हो जाएगा जो सब कुछ नष्ट कर देंगे। इसे रोकने के लिए वह उनका संरक्षक बन गया। उसने नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी बात होगी। वह एक मजदूर था जो हफ्ते में 78 घंटे काम करता था, और जब उसने एक काल्पनिक दुनिया में एक कुलीन का शरीर पाया तो यह उसके लिए अच्छा था, लेकिन थोड़ा बुरा भी, क्योंकि वह निरक्षर था और भाषा नहीं जानने के कारण उसके पास कोई खास शक्ति नहीं थी। हम देखते हैं कि उसके लिए भोज तैयार है और वह कहता है, अच्छा है। एक नौकरानी पूछती है, स्नान के लिए तैयार है? हम उसे नहाते हुए देखते हैं। वह कहता है कि काउंट के परिवार का युवा मालिक होना मतलब है कि वह बेकार और लाड प्यार में पला है, लेकिन यही जीवन उसे चाहिए था। उस समय उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। एक नौकरानी कहती है कि युवा स्वामी कल लौटेंगे, इसलिए कृपया आज रात जल्दी सो जाएं। आदमी पूछता है कौन, और वह कहती है, बेशक। युवा मालिक लियो एंटोनियो। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह ऐसे क्यों बोल रहा है, जैसे पलाटियो परिवार के बारे में नहीं जानता। वह कहता है कि यह नाम अजीब तरह से परिचित लगता है और वह इसके बारे में सोचने लगता है। नौकरानियां घबरा जाती हैं क्योंकि वह खुद को डुबो रहा है और सोच रहा है कि शायद वह साइकेडेलिया के अंदर है। यह एक टर्न बेस्ड आरपीजी है जिसे वह अक्सर खेलता था और जब भी समय मिलता खेलता था। बात यह है कि चाहे आप कोई भी रास्ता चुनें, जैसे ही 5 महान पाप प्रकट होते हैं, क्रोध, लालच, आलस्य, गर्व और आसक्ति, राज्य, कुलीनता और यहाँ तक कि शहर भी, सब कुछ अपने पतन की ओर बढ़ने लगता है, और उनमें से पलाटियो घराना भी शामिल है। सबसे बड़ा बेटा लियो वेश्याओं का राजा है और दूसरा बेटा टोनियो नशे का राजा है, और उनका परिवार एक ऐसा कुलीन परिवार है जो समस्याओं से भरा हुआ है, जो उपकार्य का हिस्सा है। मुख्य प्रकरण शुरू होने से पहले वह घुटनों पर गिरकर कहता है कि वह इस जगह को पहचानता है। उपकार्य में आपसे उनके घर की जांच करने को कहा जाता है और मुख्य पात्र को इसका माहौल बहुत अशुभ लगता है। वह पूछता है, क्या यह मजाक है? वह कहता है कि उनका घर 5 महान पापों से नष्ट होने वाला पहला है, और अंत में हमें पता चलता है कि वह तीसरा बेटा एलन है। जब वह बिस्तर पर होता है तो कहता है कि वह 78 घंटे साप्ताहिक काम करने वाला गुलाम बनना चाहता है। क्या हुआ अगर वह विलासिता में जी रहा है? वह 10 साल में मरने वाला है, और यह 6 महीने की बिना वेतन मजदूरी से भी बदतर है। वह पूछता है कि उसे काल्पनिक चरित्र के रूप में बिना शक्ति के क्यों होना पड़ा, जबकि बाकी सभी को विशेष क्षमताएं मिलती हैं। फिर वह सोचता है, यह जानना क्या, यह कहना कि 10 वर्षों में क्या होगा, भविष्यवक्ता होने जैसा है, और वह इस दुनिया के पतन के कारणों को हटा सकता है। इसी कारण उसने अपने महान जीवन के लिए 5 बड़े पापों को सुधारने का निर्णय लिया। वह कहता है कि यह संभव होगा क्योंकि वे बच्चे हैं, लेकिन उसके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। हमें 2 महीने का समय मिलता है, और उसके एक आदमी ने कहा कि उन्होंने पूर्व अनाथालय के अनाथों को बचाया, लेकिन खुद को सुधारते हुए कहा कि यह मानव परीक्षण केंद्र है, और उन्होंने अनाथालय के प्रबंधन को यूशा नाम की लड़की को सौंप दिया। यह एलन का शूरवीर इवान है। एलन कहता है कि उसकी आंखें सटीक हैं और वह कुशल है। इवान पूछता है, सही, लेकिन क्या यह तारीफ है? क्योंकि वह उसके चेहरे के भाव से नहीं समझ पाता। एलन कहते हैं, बिल्कुल, और वह उनके साथ काम जारी रखने की आशा करते हैं। वह एक मजबूर मुस्कान देते हैं। इवान कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वह जल्दी इसकी आदत डालेंगे, और याद करते हैं कि पहले वह भावनाओं को लेकर स्पष्ट थे, लेकिन अब समझ नहीं पाते। एलन कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनका चेहरा मुस्कुराने में अटक गया है। इवान उनकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद देते हैं। एलन बताते हैं कि वह खेल में एक दुर्लभ चरित्र है, क्योंकि वह धोखाधड़ी के बीच भी ईमानदार और वफादार रहते हैं। उसे तुरंत काम पर रख लिया जब उसने उसे पाया। इवान ने कहा कि उसने पहले ही बताया था कि यह सब यूशा को बचाने के लिए था, और अब वह समझ सकता है कि क्यों। उसकी आंखों में भी भाड़े के सैनिक के रूप में काम करने वाले के रूप में वह साधारण बच्ची नहीं थी। वह इतनी मजबूत थी कि समझ नहीं आया कि उसने यूं ही कैद हो जाने दिया, और उसके पास बहुत शक्तिशाली आभा थी। लेकिन वह जानने को उत्सुक है कि एलन उसे यहाँ क्यों नहीं लाया, क्योंकि वहां रखने का कोई लाभ नहीं। एलन कहते हैं कि वे सही हैं, और ऐसा लग सकता है कि वे उसका उपयोग करने के बजाय उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन उसे छोड़ना उनकी योजना का हिस्सा है। यूशा ब्लूटिया एक गैर मानव है जो अपनी शक्तियों के लिए एक अन्यवर्ल्डली प्राणी से अनुबंध करती है, और आगे चलकर 5 महान पापों का क्रोध बन जाएगी जो लाखों लोगों की हत्या करेगी। लेकिन अगर वह शांति में बड़ी होती है तो क्रोध नहीं बनेगी, और उसने एक समस्या का ध्यान रखा है जिसके लिए वह बहाना बना लेगा। वह इवान से कहता है कि उसे पता है कि अभी समय नहीं आया। इवान पूछता है कि इसका मतलब क्या है और सोचने लगता है। एलन कहता है कि यह सुनिश्चित करना है कि कोई बात न करे, बस उन्हें उनकी धनराशि दे दे और शांत रखे। जब यूशा को पत्र देते हैं, इवान पूछते हैं कि क्या यह जरूरी है। एलन कहते हैं कि वह बस जानना चाहते हैं कि वह कैसी है, और उन्हें लगा कि उसे किसी तरह से आश्वस्त करना चाहिए क्योंकि वह बहुत कुछ सह चुकी है। इवान कहता है कि वह सुनिश्चित करेगा कि उसे मिले। एलन कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या सच में उसे आश्वस्त करेगा, लेकिन कोशिश ठीक है। पत्र का असली मकसद उन उद्धरणों को डालना था जो उसने कई बार सुने थे। कई बार
खेल में एक आर्चबिशप था जिसने कहा कि यह जादू किसी को गैर मानवों के प्रति मित्रवत बना देगा और इससे उसे शांत होना चाहिए। मैं उद्धरण नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन वह मूल रूप से बस दूसरी दुनिया के प्राणी को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि वे दुश्मन नहीं है, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि हमने उसे एक घातक हमला करते हुए देखा और वह खुद कहती है कि वह खेल में बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसे शांत करने के प्रयास असफल होते हैं जैसे ही युद्ध शुरू होता है, पर अब भी देर नहीं हुई। एक का ध्यान रखा जा चुका है, अब अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने का समय है। यह अजीब है कि एक उद्धरण से राक्षस से दोस्ती हो, लेकिन शायद यह काम कर जाए क्योंकि वे दूसरे दुनिया के देवता की पूजा करते हैं और समझना कठिन है कि वे कैसे सोचते हैं और वे शुरू से ही कट्टरपंथी जैसे हैं। यूशा पत्र पढ़ना शुरू करती है और इवान कहता है कि वह उसके अंदर से जो मना महसूस कर सकता है वह अविश्वसनीय है और वह एक अजीब बच्ची है जो पूरी तरह से भावनाओं से रहित है। वह इवान से पूछती है कि क्या एलन ने पत्र भेजे थे, लेकिन अगर ऐसा था तो वह उसे अपने पास क्यों नहीं चाहता था। इवान बहाना बनाता है और कहता है कि इस रूप में मना को दिखाना सिर्फ मास्टर क्षेत्र में ही संभव है। उसे याद आता है कि एलन ने कहा था कि अभी समय नहीं आया है और वह उसे यही बताता है, यह कहते हुए कि उसने खुद कहा था कि वह अभी तैयार नहीं थी। वह कहती है कि वह समझ गई और तुरंत शांत हो जाती है। वह उद्धरण पढ़ती है जो खेल में आर्चबिशप ने कहा था और कहती है कि यह वादा सिर्फ उसके गुरु को ही पता होगा। अब वह इसे समझ गई है। इवान उलझन में है कि उसे लड़ना चाहिए या नहीं। जैसे ही वह अपनी आभा जारी रखती है, वह कहती है कि उसे समझ में आ गया है कि वह क्या कहना चाहता है, लेकिन पाठकों के लिए हम समझते हैं कि अब उसके पास क्रोध का पाप है। इस बीच एलन बिस्तर पर लेटे हुए कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी शानदार उम्र को थोड़ा बढ़ा लिया है और यहां तक कि चांद भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है और वह अगले बच्चे पर भी मेहनत करेंगे। कुछ समय बाद एलन पुस्तकालय में है और एक गुच्छा किताबें शेल्फ से गिरकर उसके सिर पर लगती हैं। वह पूछता है कि क्या यह यहाँ नहीं है, कहते हुए कि तीसरे बॉस के बारे में सुराग ढूंढना उसे सिरदर्द दे रहा है। इवान बताता है कि उसने उस बच्चे को बचा लिया है जिसका जिक्र था। एलन कहता है कि यह अच्छा है, पूछते हुए कि क्या वे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। इवान कहता है हाँ, अवैध दास बाजार से बच्चे को बचाने के बाद, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी बात कह सके पुस्तकालय के दरवाजे जोर से खुलते हैं और उसका भाई टोनियो तुरंत अंदर आकर एलन से बहस करने लगता है। वह पूछता है कि कोई निरक्षर किताब क्यों पकड़े है, कहते हुए कि उसने सुना है कि वह पढ़ाई कर रहा है और सच जानना चाहता है। एलन कहता है कि वह हमेशा मुश्किल में डालता है, पूछते हुए कि असली एलन ने यह सब कैसे संभाला, कहते हुए कि वह उसे मारना चाहता है, लेकिन जाहिर है वह ऐसा नहीं कर सकता। वह कहता है कि लगता है वह पुस्तकालय का उपयोग करना चाहता है, इसलिए वह चला जाएगा। फिर टोनियो उसके सिर पर पैर रखता है और कहता है कि उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए। तभी अचानक उसके चेहरे के पास से कुछ उड़ता है। हम देखते हैं कि दीवार में एक चाकू ढंसा है। वह मुड़कर पूछता है कि यह किसने किया और हम देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि लियो कह रहा है कि वह सुबह सुबह खून देखना नहीं चाहता, इसलिए यहां से चले जाओ। टोनियो और लियो बहस करने लगते हैं, एक दूसरे को रवैया छोड़ने के लिए कहते हैं और एलन धीरे से दूर चला जाता है। वह कहता है कि पलाटियो काउंटी खेल में जल्दी गायब हो गया, लेकिन उनकी ताकत उससे अधिक है जितना उसने सोचा था। असल में गंदे भाई परिवार के मुखिया की जगह के लिए लड़ रहे हैं। उनमें से एक को अंडरवर्ल्ड का बड़ा व्यक्ति और वेश्यावृत्ति का राजा कहा जाता है और दूसरा ड्रग कार्टेल का प्रबंधक जिसे ड्रग किंग कहा जाता है। वह अपनी सुरक्षित जिंदगी के लिए इनसे उलझ नहीं सकता, इसलिए धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। जैसे ही इवान धीरे धीरे उसके पीछे चलता है और मलबे से बचाता है, एलन कहता है कि वह खुशी से एक कमजोर और अयोग्य नाजायज बच्चे की तरह जिएगा। वह अपने कमरे में लौटता है और इवान कहता है कि दूसरा बच्चा भी सामान्य नहीं था। एलन सोफे में धंस जाता है और इवान पूछता है कि ऐसा व्यक्ति अवैध दास बाजार और गुप्त जैव प्रयोगों के बारे में कैसे जान सकता है। ऐसा लगता है कि उसे खुद को संभालने में मुश्किल हो रही है। इवान कहता है कि वह अजीब है क्योंकि वह बच्चों को अनाथालय भेजता रहता है, लेकिन एलन कहता है कि बच्चा साधारण नहीं है, पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि वह विनाशकारी पैमाने का है। कई राष्ट्रों से मिलकर बने एक संयुक्त राज्य के भीतर केंद्रीय राष्ट्र कैलियन साम्राज्य है। जिस व्यक्ति को उन्होंने अवैध दास बाजार से बचाया वह खेल का दूसरा बॉस था, जिसका नाम ड्यूस मैकेलियन था। गुलामी में बेचे जाने और जगह जगह ले जाए जाने के दौरान अत्याचार सहने के बाद वह 5 घातक पापों में से एक आलस्य का प्रतीक बन गया। इसके बाद उसने भयानक तरीकों से राज्यों का विनाश कर दिया। कहानी के इस खंड में कई खिलाड़ी खेल की निर्दयता और जटिलता से अत्यधिक अचंभित थे। अपने आलस्य के पाप के विपरीत वह मेहनती व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने कई बार अरण और असंतोष चुकाया था। यही कारण है कि एलन ने इवान को देवस के साथ दयालुता से पेश आने पर जोर दिया। वह बताता है कि उसने उसे अनाथालय क्यों भेजा, क्योंकि समय नहीं था। इवान कहता है कि उसे यही उम्मीद थी। पूछता है कि यूशा को जो पत्र भेजा था वह दूसरे बच्चे के बारे में था। उन्होंने हाँ कहा और कुछ हल्की बातें भी हुईं। उन्होंने उसे उस बीमार बच्चे का ख्याल रखने को कहा जिसे उसकी ओर भेजा था। हम देखते हैं कि ड्यूस अन्य बच्चों के साथ मजा नहीं कर रहा है। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं है। यूशा उसके पास आती है और कहती है कि वह टूटा हुआ लगता है। वह उसके शरीर पर निशानों से बता सकती है कि यह ब्लैक गॉड था और कि महान चंद्रमा ने अभी भी उसे चुना है।
हालांकि तब उसने बधाई दी। फिर वह उसे बधाई देती है, कहती है कि उसे दी गई शक्ति को महसूस करना चाहिए और अपनी क्षमता को उजागर करना चाहिए। अगर वह वफादार रहता है और आदेश मानता है तो उसे इनाम मिलेगा। फिर वह सोचती है कि जवाब कैसे भेजे, यह कहते हुए कि वह हल्के अभिवादन से शुरू करेगी। एस्टेट में एलन अब भी किताबें पढ़ रहा है, पूछते हुए कि तीसरा बॉस कहाँ है। लेकिन इवान कहता है कि बड़ी मुसीबत है, दूसरे छोटे मालिक के साथ हादसा हुआ। एलन पूछता है कि क्या हुआ और इवान बताता है कि वह मर गया। एलन पूछता है कि वह पहले ही कैसे मर गया, जैसा कि हम उसे फर्श पर खून से लथपथ देखते हैं। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी किया और उनके पिता को कोई चिंता नहीं थी। जिन महिलाओं के साथ वह आया था वे भी बोर हो रही थीं और जाना चाहती थीं। एलन पूछता है कि उसने अपने बेटे के अंतिम संस्कार में ड्रग्स और महिलाओं को क्यों लाया, यह जानते हुए कि यह गलत है, लेकिन यह एक काली कल्पना है। उसके लिए गलती से मरना खेल में जो उसे याद है उससे अलग है। उसके भाई ने उसे मार डाला और पूरे समय रोता रहा, यह कहते हुए कि अब वह सही उत्तराधिकारी है। वह बेतहाशा रोया, लेकिन अब जो चेहरा बना रहा है ऐसा लगता है जैसे उसे कोई अच्छा मौका मिल गया हो और उसे अपनी भावनाओं को छुपाना चाहिए। दोषी लियो या उसके अनुयायी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसे बस घातक पापों को सुलझाना है और परिवार को अपनी चीजें खुद करने देना चाहिए। 1 साल बाद उत्तराधिकारी की समस्या सुलझी और लियो ने ड्रग व्यवसाय अपने में मिला लिया। काउंटी शांतिपूर्ण हो गई। जब इवान और एलन अपने कमरे में थे, वह और यूशा पेनपाल बन गए। उसने उसे सभी बच्चों के बारे में बताया और एलन खुश था कि वे दोस्त बन रहे थे। नीचे वह महीने की प्रायोजक सूची संलग्न कर रही है और वह कहता है कि यह दिलचस्प है कि उस छोटे अनाथालय के लिए अधिक प्रायोजन आ रहे हैं। इवान कहता है कि यह असामान्य है, फिर भी यह अच्छी बात है। और जिस चीज की वह खोज कर रहा था उसके बारे में उसे सूचना गिल्ड से कॉल आया कि उन्हें सुराग मिला है। एलन कहता है कि यह राहत की बात है और यह तीसरे बॉस की प्राचीन किताब होनी चाहिए। वह अंततः उस व्यक्ति को भी ढूंढ लेगा। वह कहता है कि यह शांत शाम है और सब कुछ अच्छे से चल रहा है। यह दृश्य मर्गो नामक एक ड्रग वितरण स्थल पर किसी की हत्या की ओर जाता है। हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति कह रहे हैं कि पलाटियो परिवार का सबसे बड़ा बेटा काफी उदार है और अब उनकी संस्था में कुछ 100 सदस्य हैं। ऐसा निकला कि वे हत्या नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे सभी शव देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि लोग अपनी तलवारें गले में डालकर जान ले रहे थे। वह आदमी अपने दोस्त की ओर मुड़ता है जो वही कर रहा है और वह देखता है कि उनमें से हर एक अपनी ही गर्दन में हथियार घोंपते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा है। हम गली में एक आकृति देखते हैं और यूशा को कहते सुनते हैं कि उन्हें आज का कठपुतली शो बहुत पसंद आया और रिपोर्ट करने के लिए कुछ और भी है। लगता है कि यही था, क्योंकि देवस सबको नियंत्रित कर रहा था। वह पूछता है कि क्या इसका कोई मतलब था और यूशा पूछता है कि शायद उसे दया आती है। वह कहता है नहीं, क्योंकि वे लोगों को पीस कर दवाइयां बनाते हैं। उसे नहीं पता कि इसका बदला से संबंध है या नहीं। वह कहती है कि यह मददगार है, यह उसके लौटने के लिए जगह बनाने का आधार है। वे जगह अस्त व्यस्त नहीं छोड़ सकते। जब वह आता है, देवस कहता है कि वह समझता है और वे दोनों पल में गायब हो जाते हैं, हवा में उड़ते हुए। वह कहती है कि सब कुछ उसकी मर्जी से होगा और नीला चांद उसकी तलवार बनेगा। जब वे निशान छोड़ते हैं तो जला प्रतीक सड़क पर उकेरा जाता है, जैसे एलियंस हमारी फसलें चुराते समय करते हैं। एलन कहते हैं कि उन्हें और यूशा को पेनपाल बने 2 साल हो गए हैं। इवान इधर उधर घूमते हुए पूछते हैं कि वह कहाँ है और आखिरकार उन्हें पिछवाड़े में ढूंढ लेते हैं। एलन कुछ अभ्यास कर रहा है और इवान उसे बताता है कि 5वां भी सफलतापूर्वक अनाथालय भेज दिया गया है। एलन को यकीन नहीं हो रहा। पिछले 2 सालों में उसने बाकी घातक पापों को बचाया है और वह इवान को केक खिलाने लगता है। वह कहता है कि ग्रीड द थर्ड को ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन इवान के गेम ज्ञान से काम बन गया। वह मिठाइयां फेंकता है और इवान से करतब दिखाने को कहता है। एलन कहता है कि अब आराम कर सकता है। इवान पूछता है कि क्या यह सब अनाथालय के काम के लिए है। एलन कहते हैं हाँ। इवान को राहत मिलती है, लेकिन वह पूछता है कि क्या एलन खुश नहीं है। एलन कहता है कि वह खुश है, लेकिन इवान को ऐसा नहीं लगता। एलन होठों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह मुस्कुरा रहा है और हम हल्की सिलवट देखते हैं। इवान कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक। कुछ समय बाद एलन खिंचाव करता है और लेट जाता है, यह कहते हुए कि उसने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी अच्छी चलेंगी। खेल के सभी बॉस अपने भयानक अतीत के कारण 5 घातक पाप बन गए, और भले ही यह वह समय हो जब वे पाप नहीं बने थे, उन सभी को उन घटनाओं से पहले बचाना मुश्किल था। उसे चिंता थी कि वह उन्हें तब बचाएगा जब वे पहले ही टूट चुके होंगे, लेकिन अब वह राहत महसूस कर रहा है। एलन पूछता है कि अनाथालय कैसा है और इवान कहता है कि सब कुछ ठीक है। वह एक पत्र देता है। पहले वे टूटे खिलौनों जैसे थे, लेकिन अब बच्चे खुश हैं। एलन कहते हैं कि अब शायद उन्हें अलग देखभाल करने वाले की जरूरत नहीं होगी। उन्हें नहीं लगा था कि यूशा इतना अच्छा काम करेंगी, लेकिन शायद उनकी पृष्ठभूमि के कारण वह अनाथालय के प्रति भावुक हैं। यूशा कुछ मायनों में अच्छी है। इवान पूछता है कि पत्र में कुछ खास लिखा है।
इसमें बस यही लिखा है कि सब ठीक हैं और कुछ बाकी लोगों से तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसे डियोस की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और बाकी बच्चे भी सब ठीक हैं। सब ठीक हैं। अच्छा समय बीत रहा है। एलन कहते हैं कि उन्हें खुशी है कि वे अच्छे से बढ़ रहे हैं। एलन कहते हैं कि पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण है। इवान पूछते हैं कि क्या वह उनसे मिलने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वह हमेशा कहते हैं कि समय आएगा। एलन कहते हैं कि वह वास्तव में उनसे मिलने की योजना नहीं बनाते हैं, हालांकि पास रहना अच्छा होगा। उनके व्यक्तित्व ऐसे नहीं हैं जिनके साथ वह खेल में रहना पसंद करेंगे। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि पापों में बदलने की प्रक्रिया कितनी क्रूर थी, लेकिन अब यह इतना बुरा नहीं होगा क्योंकि उसने उन्हें पहले ही बचा लिया था। फिर भी वह डरा हुआ है और कहता है शायद 5 साल में। इवान कहता है कि वह समझता है। इस दौरान एलन खुद को सुरक्षित रखने के लिए कौशल पर काम करना चाहता है क्योंकि हम उसे जादू का अभ्यास करते हुए देखते हैं। वह कहता है कि सौभाग्य से प्रतिभा चाहिए और यह शरीर इसके लिए सही है। इवान पूछता है कि क्या उसने ब्लू मून के बारे में सुना है। एलन कहता है नहीं, और इवान बताता है कि यह एक संगठन है जो हाल ही में अपराधी गिरोहों का शिकार करने के लिए मशहूर हुआ है। एलन कहते हैं कि अगर वे सफाई कर रहे हैं तो अच्छा है, और उन्होंने उनके बारे में नहीं सुना तो लगता है वे जल्दी चले जाएंगे। इवान कहते हैं कि सुना है वे रईसों को भी मारते हैं और सोचा था एलन जानते होंगे। एलन डर जाता है और इवान से कहता है कि अब से उसके कमरे के पास सोए। उस रात अनाथालय में यूशा कहती हैं कि ब्लू मून की रिपोर्ट का समय आ गया है। इस हफ्ते एक लड़की कहती है कि उसने सभी गुलाम व्यापारियों के सिर काट दिए। वह घमंड का पाप है, शोल रंग। वह कहती है कि वे नहीं जान पाए कि वह कौन थी और उसके कपड़े अच्छे हैं। अगर वे उसकी आंखों का रंग बता पाते तो वह उन्हें जीवित छोड़ देती, पर वे नहीं बता सके। लालच का पाप ऋण कहती है कि सभी लाशें पिघला दी गईं। एक लड़का कहता है कि उसने दक्षिण में भी काम पूरा कर लिया है और अवैध मानव परीक्षण स्थलों का ख्याल रखा। उन एवलॉन के बदमाशों को, जो परेशानी खड़ी कर रहे थे, कीमा बना दिया। यह जुनून का पाप है जिसका नाम रोटन है। यूशा कहता है कि सारी चीजें उसकी इच्छा के अनुसार होंगी और वे महान चंद्रमा के लिए मौजूद हैं। हमें पहले से ही पता था कि वे ब्लू मून थे, लेकिन जब एलन को यह पता चलेगा तो वह बहुत चौंक जाएगा। डियस कहते हैं कि उनके पास समस्या है। हालांकि यूशा पूछती हैं कि समस्या क्या हो सकती है जब सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार है। वह कहते हैं कि एवलॉन का मुखिया उस काउंट परिवार का सबसे बड़ा बेटा है जहां वह रहता है, और उसने दक्षिण की सफाई करते समय एक खतरनाक लिखित आदेश खोजा। यह उनके स्वामी को निशाना बनाता लगता है। यूशा गुस्से में दिखती है, पूछती हैं कि उन्होंने क्या सुना और अपनी आभा छोड़ने लगती है, जिससे अन्य बच्चे डर जाते हैं। वह कहती है कि वह देख रही है और वे धीरे धीरे एलन को झड़ देकर मारने वाले हैं। उनके पिता की मृत्यु के बाद वह कहती है कि वह ऐसा होने नहीं देगी। 2 साल बाद काउंट सच में मर जाता है और उसकी मौत सबको पता चलती है। उसकी मौत हृदय गति रुकने से मानी जाती है, लेकिन यह साफ है कि यह दवा की अधिक मात्रा से हुई। हम सुनते हैं कि लियो फिर से ब्लू मून के हमले के बारे में पूछ रहा है और वे बताते हैं कि कल रात उनके सभी लोग फिर मारे गए। एलन कहता है कि अब वे ज्यादा सतर्क दिखते हैं। काउंट की मौत बिना किसी शोक के पूरी तरह मौन में खत्म हो गई। जब एलन इवान के साथ चल रहा है, लियो उसे जानलेवा इरादे से घूर रहा है। इवान एलन से पूछता है कि अब क्या प्लान है। इवान कहता है कि इस रफ्तार से वह बदतमीज आदमी परिवार का मुखिया बन जाएगा, लेकिन सोचता है कि वह उन बैग्स के साथ क्या कर रहा है। एलन उसे सामान तैयार करने को कहता है और वे भागने वाले हैं। इवान पूछता है कि क्या वे सच में जा रहे हैं, और एलन कहता है कि पूरी तरह नहीं, बस नीचे जा रहे हैं। इवान पूछता है कि क्या वह रॉड मिल की बात कर रहा है। एलन कहता है कि हाँ, वह काउंटी के दक्षिण में रॉड मिल नामक छोटे शहर जाने की योजना बना रहा है। जब वे जा रहे होते हैं, लियो देखता है और परेशान दिखता है। एलन अपने लिए नाश्ता बना रहा है और इवान कुछ जूस ला रहा है, और वे केवल 3 दिनों के लिए इस खुशहाल जीवन को जी पाए क्योंकि वह लियो के अंतिम संस्कार के लिए लौट आया था। वह कहता है कि उसे भरोसा नहीं हो रहा कि वह फिर से यहाँ है और सोचता है कि लियो कैसे मरा। पता चला कि उसे दिल में छुरा मारा गया और एलन सोचता है कि किसने मारा। वह मृत्यु के कारण पूछने जाता है और लियो के आदमी घबरा जाते हैं, कहते हैं कि उन्हें खेद है। एलन सोचता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि न सिर्फ लियो के आदमी बल्कि नौकरानियां भी उससे बच रही हैं। इवान पास आता है और एलन से पूछता है कि क्या कुछ पता चला। इवान जानना चाहता है कि क्या एलन वही है जिसने एवलॉन को रातों रात गायब किया। एलन कमरे में इधर उधर देखता है, पूरी तरह भ्रमित। हमें 3 दिन पहले की याद है जब वे एस्टेट छोड़ रहे थे, और इवान पूछता है कि क्या शहर जाना सही नहीं होगा। एलन कहते हैं नहीं, क्योंकि यह उनका अंतिम गंतव्य है जिसे उन्होंने सोचा है। 5 बड़े पापों से बचना और इस दुनिया को विनाश से रोकना ही उसका मुख्य लक्ष्य था। इस शहर का मूल कहानी से कोई विशेष संबंध नहीं है। उनके परिवार की भव्य विला भी वहां स्थित है। यह एक कुलीन व्यक्ति के लिए उपयुक्त स्थान है और वह आराम से निवास करना चाहता है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। इवान कहता है कि अब वह उसे धोखा नहीं दे सकता और वह हमेशा ऐसी बातें कहता है जब उसे चिंता नहीं होती। एलन कहता है कि अच्छी बातें महान होती हैं, और जब वे आगे बढ़ते हैं तब लियो उन्हें देख रहा था, परेशान होकर सोच रहा था कि उसे मारना चाहिए या नहीं, यह कहते हुए कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह जीवित है या मृत, क्योंकि वह अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे जहर से मारने की योजना बना रहा था।
वैसे भी वह कहता है कि वह चुपचाप सीमा की ओर जा रहा था, इसलिए अब उसे मारने का कारण नहीं है। शायद एवेलॉन के साथ जो महत्वपूर्ण है वह ठीक नहीं चल रहा है और एलन के बारे में कुछ उसे परेशान करता है। वह कहता है वह अपने आदमी ऑल मैन, जिसे हम अल कहेंगे, से गाड़ी का पीछा करने को कहता है। वह पूछता है क्या वह उसे मारना चाहता है। लियो हैरान है, कहता है कि अल ने कभी उससे बहस नहीं की, चाहे उसने कुछ भी कहा हो। तो अब अचानक सवाल क्यों? वह कहता है कि उसका काम वही करना है जो उसे कहा गया है, इससे पहले कि उसे सीधे छाती में छुरा घोंपा जाए। लियो अल से पूछता है कि वह उसे धोखा क्यों दे रहा है। अल कहता है कि उसे युद्ध खेलना पसंद है और यह अब तक मजेदार था। असल में उसका असली नाम हिदान है और वह ब्लू मून का सदस्य है। वह लियो से कहता है कि उनके पास रेड मून का सिद्धांत है। ब्लू मून उस व्यक्ति की तलवार है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि वह उसकी इच्छाओं के अनुसार चलता है। अगर कोई महान चंद्रमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। जैसे ही वह लियो को काटता है, वह कहता है कि वह अपनी मर्जी से काम कर सकता है, इसलिए वह उसके यह कहने का इंतजार कर रहा था। सोचने वाली बात है कि उसे इसे मानने में 2 साल लग गए। लियो कहते हैं कि उनकी अहमियत उन्हें नहीं छोड़ती। हिदान कहते हैं कि उनकी बातों से एवलॉन महाद्वीप से हमेशा के लिए मिट जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महान चंद्रमा ने उसे शुरुआत में मौका दिया। छोटे विला में एलन उठते ही कहते हैं कि यह जगह स्वर्ग है और आज फिर से एक शांतिपूर्ण दिन है। वह जब चाहें उठते हैं, जब चाहें खाते हैं और एक असली कुलीन का जीवन जीते हैं। तभी इवान आता है और कहता है कि एक पत्र आया है। एलन पढ़ता है कि लियो की हत्या हो गई है और वे उसे लौटने के लिए कह रहे हैं, बताते हुए कि स्वर्ग का उसका मुफ्त परीक्षण कुछ दिनों में खत्म हो गया। सब लोग फिर से उस पर घबरा रहे हैं और इवान पूछता है कि क्या वह शैडो लीडर बन गया है। एलन कहता है कि ये पागलपन भरी स्थितियां हैं, लेकिन यह लगातार चल रही है। ऐसा लगता है कि हम उसे कोने में बैठे देखते हैं, पूछते हुए कि वह खलनायक क्यों है। इवान कहते हैं कि इस स्थिति से वही लाभान्वित होता है। एस्टेट छोड़ने के बाद लियो की हत्या हो जाती है, जो काउंट का उत्तराधिकारी बनने का सही बहाना है। अब एवलॉन चला गया है और लियो की मौत के साथ उसे कोई परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वह काउंटी का छाया नेता है जिसने तलवारबाज की हत्या का नेतृत्व किया। एलन पूछता है कि क्या वह मजे कर रहा है, यह सोचते हुए कि उसने ये चोगे कहां से लिए, लेकिन उसे नहीं पता कि कहां से शुरू करे। कोई भी संगठन पाताल लोक के एक अहम व्यक्ति को एक झटके में मार नहीं सकता। उसे याद आता है कि एक संगठन है जो दूसरों का शिकार करता है। इवान पूछता है क्या वह ब्लू मून की बात कर रहा है, और एलन कहता है शायद वही इसके पीछे है। इवान कहते हैं कि सूचना गिल्ड ने कहा कि ब्लू मून नहीं था। हालांकि ब्लू मून एक निशान छोड़ता है बजाय एक लाश के, लेकिन कहा जाता है कि एवलॉन के सदस्यों को तलवार से मारा गया था और नर्क का रास्ता खुल गया है। एलन समझता है कि लोग उससे क्यों डरते हैं, लेकिन ब्लू मून बाहर नहीं आता। खेल के बाहर यह संभव नहीं है कि ये कमजोर लोग इसके पीछे हों जब वे मूल कहानी शुरू होने से पहले ही गायब हो जाते हैं। तो यह किसके पास गया? युषा पूछती है कि क्या कोई निशान छोड़ा। ऋण कहता है नहीं, शोलरंग भी यही कहता है, सिर्फ लाशें थीं। ड्यूस कहता है कि वह लौट आया है और वहां सिर्फ एवलॉन सैनिकों के अवशेष हैं। राहडेन कहता है कि यह वही है जो उसने कहा था और उसने उन्हें आधे में काट दिया। युषा कहती है कि यह परफेक्ट है। अवालोन, जिसने राज्य पर कब्जा किया था, सिर्फ 5 दिनों में धूल में मिल गया। राडेन कहते हैं कि सफाई पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी और युषा पूछती हैं कि उनका क्या मतलब है। वह बताते हैं कि उन्होंने इसे उन रईसों के साथ पाया है जो एवलॉन से जुड़े हैं और अल्टिया ड्यूकडम का गहरा संबंध है। युषा इसे पढ़ने लगती हैं, कहती हैं कि वे पहले से ही जानते हैं कि वह क्या कहेंगी। वे तैयार होते हैं और राडेन कहते हैं कि वह इसे चुपचाप निपटाएंगे। युषा फिर शांत होकर पूछती है कि क्या सूचना गिल्ड का पक्ष अब भी साफ है। ऋण जवाब देती है हाँ, और यह मामला ब्लू मून से अलग तरीके से संभाल रहे हैं। डीएस कहता है कि सभी गिल्ड एक जैसे ही काम करते हैं, इसे तलवार मास्टर की नर्क तलवार कहते हैं। ऋण पूछती है कि क्या वह इस पर नजर रख सकती है और युषा कहती है हाँ, यह मामला उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचना चाहिए और उसने यह बात कई बार कही है, तो वे सभी जानते हैं। डीएस कहता है कि उसके परिवार ने उसे निशाना बनाया था और वह कहती है कि वह आदेश नहीं था। वे तलवारें हैं और तलवार को खुद के लिए नहीं सोचना चाहिए, उन्हें सिर्फ आदेशों का पालन करना चाहिए और वह व्यक्ति सब कुछ जानता है, वे उसे निराश नहीं कर सकते। डीएस कहते हैं कि वह नहीं समझते कि युषा जैसी अद्वितीय क्षमताओं वाले व्यक्ति को पहचान के डर से चिंता क्यों होती है। यह अजीब है, लेकिन वह कहता है कि उसने समझ लिया कि सब कुछ महान चंद्रमा के लिए है। एलन की ओर लौटते हैं। वह कहता है कि अब यह सब नहीं करना चाहता। अंतिम संस्कार के बाद पूरा महीना अंतहीन कर्तव्यों से भरा था और वह बहुत व्यस्त था। वह बस आराम करना और खाना चाहता है, क्योंकि यही तो अमीर लोग करते हैं, भले ही उसने दुश्मन बना लिए हों। लियो की मृत्यु अब से 6 साल बाद होनी थी, लेकिन भाइयों की मृत्यु के पैटर्न में बदलाव के कारण खेल की दिशा बदल गई और परिवार की सभी लंबित जिम्मेदारियां उस पर आ गईं। दरवाजे पर दस्तक होती है और भी कागजी काम आ जाता है। वह पूछता है कि सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। जब काउंट यहाँ थे तो वे काम चोरी करते थे और काम छोड़ देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उन्हें कागजात देने के लिए बुला रहे थे।
उन्होंने गलत समझा कि वह नाराज हैं और कह रहे हैं कि मेहनत करनी चाहिए, लेकिन एलन सोचते हैं कि जब वह बुलाते हैं तो वे क्यों नहीं आते। शायद वे इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अफवाह है कि वह गुप्त मास्टरमाइंड है। वह पहले ही छोड़ना चाहता है और चाहता है कि वे चीजों को बिना उसके रोके संभालें। रात में अंदर आओ। इवान बताते हैं कि यह चौंकाने वाला है कि उसने सिर्फ 2 साल की आत्म अध्ययन के बाद दूसरे स्तर तक पहुंच बना ली। उसके पास महान प्रतिभा है, जबकि आमतौर पर इस स्तर तक पहुंचने में लगभग 4 साल लगते हैं। इस जादू के लिए कई मामलों में प्राकृतिक योग्यता की आवश्यकता होती है। एलन कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी प्रतिभा ठीक है और उन्होंने आत्मरक्षा के लिए मेहनत की क्योंकि वह असहज थे। इसके लिए उन्हें अपनी मना को नियंत्रित करना होगा। लेकिन अधपका होने पर फायदा क्या? उसने इस काल्पनिक दुनिया में हर तरह का जादू आजमाया। शुरुआत में रोमांचक था, पर अब वह अपनी जान बचाने को बेताब है। सच्चाई यह है कि उसने महसूस किया कि उसका मना हॉल बहुत छोटा है और कुछ भी काम नहीं कर रहा। जन्मजात मना क्षमता एक एथलीट के प्राकृतिक वजन वर्ग जैसी होती है और उसका मना हॉल उसी के बराबर होगा। यह बहुत 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 छोटा है और कोई भी प्रशिक्षण इसे पूरा नहीं कर सकता। अगर कुछ भी काम नहीं करता तो शायद कोई और तरीका हो सकता है। इवान उसे बताता है कि गेंद के लिए निमंत्रण आखिरकार आ गया है। एलन पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और हम उन्हें तैयार होकर कार्यक्रम की ओर जाते हुए देखते हैं। एलन कहता है कि यहाँ आकर वह थक गया है और यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य में एक सामान्य अभिजात वर्ग का बॉल है। कुलीनों के बदले वह जल्द ही काउंट बनेगा, तो उसे इस मौके का उपयोग नेटवर्क बनाने के लिए करना चाहिए। रईसों से संबंध बनाना शांतिपूर्ण भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन कोई उससे बात नहीं करना चाहता। जब वह मिलने की कोशिश करता है तो वे दूर हो जाते हैं। इवान कहते हैं, इतना परेशान मत हो। एलन जवाब देते हैं, नहीं, यह उम्मीद थी। वह जानता है कि वे उसे निम्न वर्ग और परिष्कार की कमी के कारण नीची नजर से देखते हैं। उसके प्रतिष्ठित परदादा के समय के विपरीत आपका परिवार पूर्व से आए उपद्रवियों से भरा है। दुर्भाग्य से वह इसे गलत समझ रहा है। एलन कहते हैं कि वह बिना सोचे समझे नहीं आए हैं और वह अपने गुप्त सामाजिक कौशल दिखाएंगे। वह शराब का प्याला उठाते हैं और कहते हैं कि इसकी खुशबू अनोखी है, सुगंध विशिष्ट है और वह इसे घर ले जाने के लिए कुछ बोतलें लेना चाहेंगे। फिर वह शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराता है। वह कहता है कि कोमल मुस्कान जरूरी है और शराब की मालिक महिला घबराहट में पसीना पसीना हो जाती है और तुरंत भाग जाती है। कहती है कि वह अपने पिता को बताएगी। एलन कहते हैं कि यह उम्मीद के मुताबिक नहीं था और पीछे के लोग सोचते हैं कि क्या उसने विशेष संस्करण शराब के लिए ब्लैकमेल किया। इवान हंसते हैं और एलन कहते हैं कि वह शायद एक शर्मीली महिला हो सकती है। वह निश्चित रूप से इनकार में है। उसने इसे बार बार किया और मुफ्त में कई चीजें हासिल की। पता चला कि उसका परिवार उससे कहीं अधिक बदनाम है जितना उसने सोचा था, और क्योंकि यह अफवाह है कि उसने उन भयानक भाइयों को हटा दिया, हर कोई उससे बच रहा है। हारकर वह कहता है कि वह जा रहा है। ताज़ी हवा लेने जाओ, लेकिन हम देखते हैं कि एक महिला उससे नहीं डरती बल्कि जिज्ञासु लगती है। जब वह बाहर होता है तो सोचता है कि सब कुछ कहाँ गलत हुआ, और एक महिला पूछती है कि क्या उसके पास एक पल है। वह मुड़ता है, खुश होता है कि किसी ने उससे बात की, और सोचता है कि वह कौन है। वह बताती है कि उसका नाम लोरिया है, ड्यूक अल्टिया की तीसरी बेटी। वह उसे आते देखता है और कहता है कि अल्टिया परिवार साइकेडेलिया के 3 प्रमुख छाया खिलाड़ियों में से एक, उत्तरी उपद्रवी के रूप में जाना जाता है और वह सामान्य नहीं हो सकती। वह उसके करीब आती है और वह कहता है कि उसे खेल से उसकी याद नहीं है और वह कहीं भी उसमें नहीं दिखती। वह कहती है कि वह साफ कहेगी क्योंकि उसे उसकी ताकत चाहिए और उसे जल्द ही मार दिया जाएगा। एलन सोचता है कि वह अब तक अपने पिता की मालकिन की बेटी होने के कारण सुरक्षित थी, लेकिन ड्यूक की हालत बिगड़ रही है। वह कहती है कि उसकी बड़ी बहनें जल्द ही उसे मार डालेंगी और यह एक आपसी पतन की स्थिति है। वह कहता है कि कोई आश्चर्य नहीं कि उसे याद नहीं था, शायद वह मर चुकी थी और खेल में नहीं थी। वह कहती है कि उसकी शक्ति से वह उसे बचा सकता है। वह कहता है कि वह मना करेगा, लेकिन वह कहती है कि खाली हाथ नहीं जाएगी। वह परिवार की आधी संपत्ति लौटाने का प्रस्ताव देती है, लेकिन वह कहता है कि अब विदा ले रहा है। वह मुश्किल से खुद की देखभाल कर रहा है, इसलिए अच्छा है कि वह उसे झूठी उम्मीद न दे। भले ही वह मदद करना चाहता हो, वह शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है जैसा कि अफवाहें कहती हैं। जब वह जा रहा होता है तो वह मुड़कर देखता है और देखता है कि वह कितनी उदास है। वह आह भरता है, पछताते हुए उसे शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि उसे भरोसेमंद साथी मिले। जब वह जाने वाला होता है, बच्चे उसे देखते हैं और कहते हैं कि परिवार ने महान चांद से संपर्क किया है और यह यूशा को देना चाहिए, लेकिन ऋण कहती है कि ठीक है। जानकारी के मुताबिक वह परिवार की अकेली सदस्य है जो एवलॉन से नहीं जुड़ी है और रोडान के लक्ष्यों में नहीं है। ड्यूस कहते हैं कि इससे चीजें आसान हो जाती हैं, परिवार के बाकी सदस्य निपटाए जाएंगे। ऋण कहती हैं कि उन्हें रेड मून के आदेश मानने चाहिए और ध्यान दें कि जानकारी अवरुद्ध हो ताकि एवलॉन का मामला उन तक न पहुंचे। जैसे ही वह दूर जा रहा होता है, वह सोचता है कि क्या उसके पास कोई ऐसा अवरोधक है जो लोगों को दूर रखता है। पहले जो महिला उसे देख रही थी वह उसे नमस्ते कहती है। वह सोचता है शायद इस बार वह सच में किसी कुलीन व्यक्ति से मिल सके। वह उसकी ओर मुड़कर नमस्ते करता है, कहते हुए कि यह चेहरा उसने पहले खेल में देखा है।
बिल्कुल, कोई भी पहले उससे नहीं मिलेगा जब तक वे परेशानी में न हो। वह उसे नमस्ते कहता है और हम जानते हैं कि उसका नाम जेनोनिया है। वह चौंकती है कि वह उसे जानता है और वह कहता है, हाँ, वह कई तरीकों से प्रसिद्ध है। राज्य में 3 महान छायाएं विद्यमान हैं, उत्तर दिशा में अल्टिया और पूर्व दिशा में पलाटियो। पूर्व के जेनोनिया, पश्चिम की मुसीबत, यही उसके परिवार का नाम है, मेरी गलती। वह पूछती है कि क्या वह सच में इतनी मशहूर है। वह काउंट जेनोनिया की सबसे बड़ी बेटी कैलिया है। वह कहता है कि अगर उसका परिवार गिरोह चलाता तो वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह है जो समझदारी से आपराधिक सिंडिकेट चलाती है और उसे शांतिपूर्ण, कुलीन जीवन के लिए उपयोगी संबंध चाहिए। इसके लिए उसे उसके साथ नहीं रहना चाहिए। वह कहता है कि वह सुंदर है और वह धन्यवाद देती है, कहती है कि वह उससे बात करना चाहती है, पूछती है कि वह क्या सोचता है। वह कहता है कि वह भी पसंद करेगा, लेकिन अभी उन पर बहुत निगाहें हैं और वह चुपचाप निकलना चाहता है। वह कहती है कि वह अफवाहों जैसा ही है और वह उससे फिर मिलने की उम्मीद करती है। वह चली जाती है और वह सोचता है कि इसका क्या मतलब है। रिन कहती है कि मामले की जानकारी सुरक्षित है, लेकिन डियस बताता है कि एक नई चिंता है, क्योंकि उनके पास अभी वह व्यक्ति है जो एलन पर नजर रख रहा है और लगता है कि उसका पीछा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए आदेश नहीं है, बस देखते रहना है, फिर खत्म करना है। अगले दिन एलन और इवान निकलते हैं। इवान पूछता है कि क्या यह वही जगह है और वही घाटी है जिसे वह ढूंढ रहा था। दोपहर का समय है, लेकिन अंदर बहुत अंधेरा है। एलन कहता है कि यही उसका असली उद्देश्य है। इवान कहता है कि अगर यह फिर से खाली निकला तो वह रो देगा, लेकिन एलन कहता है कि इस बार यह असली है। खेल में इवान, इसे ढूंढना आसान था। सच कहूं तो वह यहाँ एक बॉल में शामिल होने के बहाने दक्षिण तक आया था, क्योंकि यहाँ की भूल भुलैया के कारण। ये फुसफुसाहट की भूल भुलैया है। 8 कमरों की पहेलियां सुलझाने पर एक शक्तिशाली कलाकृति मिलती है। पुरस्कार के लिए उसने सभी रास्ते और पहेलियां याद कर ली हैं। अब मेहनत के कौशल का समय है। असली जीवन में भूल भुलैया का प्रवेश द्वार देखना अलग है। भले ही उसने खेल में कई बार इस काल कोठरी को पार किया हो, यह सच में पागलपन है। इवान कहता है कि अंदर का हिस्सा कृत्रिम लगता है, जैसे किसी ने इसे बनाया हो, और पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला। एलन कहता है कि वह यहाँ अक्सर आता है और इवान पूछता है कि उसे कब समय मिला। एलन कहता है कि उसके पास कई तरीके हैं और उन्हें बस अंदर जाना चाहिए। इवान उसे मजाक बंद करने को कहता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं वे देखते हैं कि कुछ राक्षस विशाल पत्थर के हाथों से कुचले जा रहे हैं। इवान कहता है कि अगर उसने पहेलियां गलत की तो वे चीजें उन पर बेरहमी से गिरेंगी। जैसे जैसे चीजें मारी जा रही हैं, एलन बस पहेली सुलझा रहा है, लेकिन इवान इस बात को लेकर उत्सुक है कि वह ऐसी स्थिति में इतना शांत कैसे है। वे 4 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, फिर भी वह उसे समझ नहीं पाता और उसके मिशन का कोई पैटर्न नहीं दिखता। सब कुछ बेतरतीब लगता है। वह मुश्किल से ही संपत्ति से बाहर निकला है, फिर भी उसे इस जगह की पूरी जानकारी है। एलन कहता है कि उसने सही किया, लेकिन यह तभी खुलता है जब यंत्र पूरा होता है। इवान उसका पीछा करता है, यह कहते हुए कि उसका पीछा करने का कारण सरल है, जो कुछ भी वह करता है वह अच्छे परिणाम देता है। वह कहता है कि उसका पीछा करने का कारण सरल है, जो कुछ भी वह करता है उसका अच्छा परिणाम होता है, और वह सोचता है कि उसे इससे क्या मिलेगा। एलन कहता है कि दरवाजे खुलते हैं, पर उसे लगता है जैसे वह उल्टी करेगा। उसने गर्दन सीधी रखने की कोशिश में खींच लिया। वे खजाने के कमरे में जाते हैं। लगता है सब खत्म हो गया है और एलन कहता है कि बस यह अंगूठी लेनी है और चलना है। इवान कहता है कि यह सबसे बेकार लगता है, लेकिन एलन कहता है कि कुछ और लेना सिर्फ परेशानी होगी, इसलिए इसे छोड़ दो। जब उसने ओथ ऑफ रेस्टोरेंट ले लिया तो वह इवान से कहता है कि वापसी में कोई खतरा नहीं होगा। खेल की राह जानने से यह सच में आसान था। जब वे जाते हैं, इवान निश्चित रूप से कहता है कि उसने भी इसे आते देखा था कि घाटी के अंदर के चट्टानों के ढेर गोलेम है। यह एक नया अज्ञात दुश्मन है और सबसे खराब स्थिति में उसे युवा स्वामी को निकालना होगा। एलन कहता है कि इस बार वह संभालेगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, इवान कहता है कि वह उस पर भरोसा करना चाहता है, लेकिन चाहे जो भी योजना हो, पहले भागने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जैसे ही गोलेम्स पास आते हैं, वे अंदर की ओर दौड़ते हैं और इवान चिल्लाता है कि दूसरी श्रेणी का जादू काफी नहीं है। एलन कहते हैं कि वह प्रतिबंध की शपथ लेते हैं। जैसे ही वह अंगूठी उठाते हैं, सभी गोलेम रुक जाते हैं, जैसे समय थम गया हो। वह आवाज सुनते हैं जो कहती है, हे नायकुल्ला की महान इच्छा के वारिस, उन प्रतिबंधों को बताओ जिन्हें तुम लागू करना चाहते हो। एलन बताते हैं कि खेल में यह विकल्प एक विंडो के रूप में प्रकट हुआ और वह आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। ऊपर देखते हैं, एक चेहरा आकार लेता है। वह बताते हैं कि ओथ ऑफ रेस्टोरेंट एक अवशोषण प्रकार की कलाकृति है जो उपयोगकर्ता को शक्ति के बदले स्वयं पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। आवाज दुनिया को असली महसूस कराती है। वह कहता है अपनी पहली शपथ के लिए, और आवाज उसे बोलने के लिए कहती है। वह जादू का उपयोग करते समय हमेशा बाबुलोनिया के संकेत करेगा। आवाज पूछती है कि वह इस प्रतिबंध के माध्यम से क्या चाहता है, और वह कहता है कि दुनिया के नियमों को थोड़ा और मोड़ने की शक्ति। यह कहता है कि मंजूर है।
वह कहता है दूसरा। जैसे ही वह उसे फिर से बोलने को कहती है, वह कहता है कि जादू करते समय वह बाबुलोनिया के शब्दों का जाप करेगा। वह पूछती है कि वह इस क्रिया से क्या चाहता है, और वह कहता है दुनिया के नियमों को चुनौती देने की ज्यादा शक्ति। वह सोचती है और एलन सोचता है कि जवाब न मिलने का मतलब गलती है। उसने कहा कि उसने एहतियातन वही प्रतीक चिन्हों की नकल की। हाथ के संकेत और शब्दों की सीमाओं को चुनकर वह बार बार खेल खेलने से सबसे उच्च जादुई हमले की शक्ति पा सकता है। उसने मूल खेल के सभी संयोजन याद कर लिए हैं और वह कह रहा है मूल खेल में उपयोग किया गया, और वह कहता है कि यह काम करना चाहिए। आवाज फिर कहती है, हे मानव जो भूले हुए देवता के इशारों और रहस्यों को याद करता है, मैं आपको अपनी गहरी कृतज्ञता देता हूं क्योंकि आप इस इच्छा को विरासत में ले रहे हैं। एलन सोचता है कि इसका क्या मतलब है और कहता है कि अंगूठी अवशोषित हो रही है, प्रतिबंध सफलतापूर्वक लागू हो गया है। फिर वह कहती है कि वह उसे हमेशा देखेगी। जैसे ही समय फिर से चलता है और इवान चिल्ला रहा है, उसे बता रहा है कि दूसरी श्रेणी का जादू काम नहीं करेगा, और जैसे ही वह यह चिल्लाता है वह एलन के ठीक पीछे है। एलन ऊपर देखता है और कहता है कि यह बिजली का गोला जो शानदार दिखना चाहिए था अब दयनीय दिखता है, भले ही वह अपनी सारी मना इसमें डाल रहा है, चाहे वह कितनी भी मेहनत से प्रशिक्षण क्यों न करे। यह उसकी सीमा है, लेकिन अब समय है कि वह उन प्रतिबंधों और उस कीमत का परीक्षण करे जो उसने अधिक शक्ति के लिए दी है। यदि आपने अंत तक देखा है तो फुल टिप्पणी करें। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। चैनल की मदद के लिए लाइक या कमेंट करें। धन्यवाद।